Hello everyone, welcome to my class, and today we will be going to read the last topic of chapter 2nd, Nationalism in India, and that is the sense of collective belonging. It means that people began to believe that they were all a part of the same nation and discovered some unity which bound them together. यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है कि भाई हम सब लोग ये चीज़ बिलीव करने लग जाएं कि हम सभी एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और इससे हमारे अंदर एक यूनिटी की भावना डिस्कवर होती है जो हम सबको एक नेशन के अंदर बांध कर रखती है। हमें ये लगता है कि हाँ भाई हम सब क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक देश से बंधे हुए हैं। और इस नेशनलिज्म की जो फीलिंग है या कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट हुए, या जैसे कुछ सिंबल्स क्रिएट किए जाने लगे, नेशनल फ्लैग बनने शुरू हुए, नेशनल एंथम और जो भारत माता की इमेजेस है ये सब बनने शुरू हुई। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फिगर्स और इमेजेस हेल्प create an image with which people could identify the nation. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. कि कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट होने लगी जिसकी वजह से आपकी नेशन की एक आइडेंटिटी रिलेट हो, और इसके लिए एक मदर फिगर भी बनाई गई, यानी भारत माता की एक इमेज बनाई गई जिसकी वजह से सब लोग हम अपनी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो सबसे पहली जो फिगर बनाई गई थी, दैट इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ही ऑल्सो रोट द सॉन्ग वंदे मातरम इन हिज नॉवल आनंद मठ। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर अक्सर आते हैं कि भाई पहली जो इमेज थी भारत माता की वो किसने बनाई थी, तो दैट वॉज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा था, वो भी इन्होंने लिखा था, और इन्हीं के नॉवल था आनंद मठ जिसके अंदर इस सॉन्ग को इंक्लूड किया गया था। सेकेंड इमेज वॉज क्रिएटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता एंड ही वॉज मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट। यानी सेकेंड इमेज जो भारत माता की थी वो किसने बनाई थी, वो थे अबिंद्रनाथ टैगोर ने। In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is very calm, composed, divine and spiritual. Devotion to this mother figures came to be seen as evidence of one's nationalism. यानी कि हमने भारत की, इंडिया की जो एक इमेज बनाई उसको रिलेट किया मदर से, क्योंकि मदर ही है जो अपने बच्चों को शिक्षा, प्यार, डिवोशन हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है बिना किसी भेदभाव के। तो इसीलिए इंडिया की इमेज या इंडिया को जो माना गया वो एज अ मदर फिगर के रूप में क्रिएट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हुई, जैसे इंडियन फोक लोर्स थे, फोक डांस थे, बैलेड्स थे, इन सब चीज़ों को भी कलेक्ट किया जाने लगा। फोक लोर्स का मतलब है आपके भारत के अंदर जितने भी लोक कथाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, नाटक हैं, लोक नाटक हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाने लगा। और कई लीडर्स ने जो थे वो जगह जगह गए और उनको कलेक्ट किया, जिसकी वजह से लोगों को ये पता लगे कि भाई हमारे खुद के देश की संस्कृति, हमारा खुद का कल्चर क्या है। आज तो हम जितने भी नॉवेल्स पढ़ते हैं या आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ो तो ये ज़्यादातर चीज़ें बाहर की, यानी फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन आपके राइटर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो हमारे देश से रिलेटेड, ताकि हमारा एक अफेक्शन उनसे बढ़े, अपनी कंट्री से अफेक्शन बढ़े, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। फोक टेल्स वर sung by bards in the villages to give up a true picture of the traditional culture which was corrupted and damaged by outside forces। कि जो फोक टेल्स वगैरह थी जो ज़्यादातर गांव के अंदर गाई जाती थी, उनकी एक सही पिक्चर जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को शो करती थी वो कलेक्ट की जाने लगी, जो उस टाइम पर ज़्यादातर जो फॉरेनर्स थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी तरीके से बदलती थी हमारी दुनिया के सामने। इन बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स टू रिसीव द फोक कल्चर। यानी कि बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ने जितने भी बैलेड्स थे, यानी जो लोक नाटक थे, जो छोटे बच्चों की
पोएम्स वगैरह हैं उनको कलेक्ट करना शुरू किया, जिससे एक वो फोक कल्चर यानी हमारा जो लोक संस्कृति है उसको बचाकर रख सकें। और मद्रास के अंदर भी एक पब्लिशर थी नटेशा शास्त्री, इन्होंने 4 वॉल्यूम से यानी 4 अलग अलग पार्ट्स में एक कलेक्शन किया तमिल फोक टेल्स का, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। हर कोने में यानी इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज़ में, चाहे साउथ हो, नॉर्दर्न एरिया हो या बंगाल हो, सब जगह पर इस तरीके की कोशिशें की जा रही थी बाय द लीडर्स कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व करें ताकि आने वाली जनरेशन्स हमारे खुद के कल्चर को पहचानें, उनको फॉलो करें, जो कहीं ना कहीं एक ब्रिटिशर्स के अंडर में हम लोग होते जा रहे थे। इसके अलावा कुछ आइकन्स और सिम्बल्स भी क्रिएट की गए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिज़ाइन। इसमें चैप्टर में आपके 2 तरह के फ्लैग्स के बारे में बताया गया है। एक है जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के अंदर हुआ था वहाँ पर जो कलर यूज़ हुए थे, और दूसरा 1921 में जो महात्मा गांधी ने डिज़ाइन किया था उसके कलर्स। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो कई बार उनके कलर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से कलर किस में यूज़ हुए थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था वहाँ पर जो ट्राई कलर यूज़ किया जा रहा था उसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो, एंड इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटेटिव 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ कंसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। जो ये झंडा था इसके अंदर 3 कलर्स थे और उसके अलावा उसमें 8 लोटस, आधा चांद, जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो ये 8 लोटस दिखाए गए थे वो हमारी जो 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो 8 प्रोविंसेस थी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। इट वॉज ऑल्सो अगेन अ ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट फ्लैग विच वॉज डिजाइंड बाय महात्मा गांधी इन 1921, हैड अ spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help, carrying the flag holding in a lot during marches became a symbol of defiance। अभी मैंने बताया था कि ऊपर जो बंगाल के अंदर कलर बताए गए हैं उसमें यूज़ हुए हैं रेड, ग्रीन एंड येलो, और दूसरा जो फ्लैग बनाया गया था वो था महात्मा गांधी के थ्रू, उसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड वाइट। येलो की जगह वाइट है, और बिल्कुल सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील शो की गई थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी गांधी जी के आइडियाज़ को, सेल्फ हेल्प, यानी कि गांधी जी चाहते थे कि हम सभी अपने हाथ से खुद काम करके अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो की जा रही थी, जैसे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। वाई इंडियन लीडर्स थिंक दैट द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज सो नेसेसरी। क्यों ज़रूरी था? वो इसीलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हम इंडियंस को बैकवर्ड, प्रिमिटिव और इनकेपेबल दुनिया के सामने हमारी इमेज बना दी थी कि भाई हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में इतने लायक नहीं हैं, हम सिर्फ छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं लेकिन अपने देश को खुद नहीं संभाल सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट ऑफ डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। They wrote about glorious developments in ancient India in arts and architecture like science, maths, religion, culture, etc. हमारे यहाँ जो लीडर्स थे उन्होंने उस इमेज को चेंज करने के लिए, जो हमारी बन गई थी दुनिया के सामने, उसको बदलने के लिए अब अपने इतिहास में झांकना शुरू कर दिया कि जो हमारा इतना ही गोल्डन पास था उसमें हमें कितनी बेटर चीज़ें जो हमारे इंडियन, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, मैथमेटिशियंस हों, साइंटिस्ट थे, राइटर्स थे, उन्होंने जो दी थी उनको उन्होंने फिर से प्रिजर्व करना शुरू किया और दोबारा से रीइंटरप्रेट का मतलब होता है दोबारा से उसको एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या की गई, जिससे जो जनरेशन्स हैं वो उनके बारे में जाने, वो सिर्फ इसी इन्फीरियॉरिटी में ना रह जाएं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो हैं ही इतने बैकवर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से निकालने के लिए इन सब चीज़ों को फिर से रीइंटरप्रेट किया जाने लगा। तो इस तरीके से अलग अलग कोशिश की गई
लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, और ताकि सारे लोग एक अपने नेशन से रिलेट हो सकें, उनके जो अफेक्शन है एक अपने देश से वो सामने आए। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने सिंबल्स, फ्लैग्स, नेशनल एंथम, सॉन्ग्स, इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जा रही थी। तो ये स्ट्रगल इसी तरीके से आगे चलती रही। आगे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके बाद किस तरीके से हमने 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी, वो सब पास्ट है। इन चैप्टर के अंदर आपकी इतनी ही चीज़ें दी गई हैं और वो सारी ही मैंने आपको डिस्क्राइब करी हैं। इसके बाद अपना चैप्टर ज़रूर पढ़ें, एक एक लाइन पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर और स्पेशली इन एसएसटी आपको हर लाइन पढ़नी कंपलसरी है, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई चीज़ ऐसे नहीं कह सकते हम इसमें भाई ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक सिंपल सी थ्योरी है कि मैथ्स को करना पड़ता है और एसएसटी को पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ रीड योर चैप्टर्स केयरफुली। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैंने यही क्यों चला रखा था। धोनी मास्टर, क्या हो गया ये? गुड्डू, ये तो चली नहीं नन्नू, इसको क्या हो रहा है?